आदर्श बालकों की अमर कथाएं। भारत में केवल महापुरुष और महान नारियां ही नहीं हुई, बल्कि ऐसे बालक भी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई सद्गुणों और आदर्शों को उतारा और उस पर अटल रहकर महान और पूज्य पद को प्राप्त किया है, अमरता भी प्राप्त की है। उन आदर्श बालकों की प्रेरणास्पद अमर कथाएं प्रस्तुत हैं। आदर्श बालकों की अमर कथाएं क्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं स्कंदगुप्त की कथा। 5वीं शताब्दी में मध्य एशिया के मरुस्थल प्रदेशों में हूण, शक जैसी बर्बर कबीलियाई जाति बड़ी तेजी से उभरी। ये जितने पराक्रमी और लड़ाकू योद्धा थे, उतने ही निष्ठुर और निर्दयी भी थे। यूरोप पर बार बार हमला बोल उन्होंने उसे लगभग उजाड़ सा दिया था। इनके आक्रमण से रोम की बहुत बड़ी सत्ता नेस्त नाबूद हो गई और राज्य तहस नहस हो गया था। चीन पर भी इन्होंने अनेक बार आक्रमण किया था और वहां भयंकर मार काट कर लूटपाट मचाई थी। असंख्य सैनिकों से युक्त ये अपनी विशाल सेना लेकर जिस देश पर भी चढ़ जाते थे, वहां हाहाकार मच जाता था। लोगों को जान बचाने के लाले पड़ जाते थे। भारत की विपुल धनधान्य और संपदा के कारण उसे प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहकर पुकारा जाता था। उस समय ये विश्व के संपन्न देशों में से एक था और इसकी परंपराएं उतनी ही गौरवशाली और महान थी। भारत की संपन्नता ने सहज ही उन बर्बर जातियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उन्होंने भारत पर चढ़ाई करने का निर्णय ले लिया। मगध के सम्राट कुमारगुप्त का दरबार लगा हुआ था। कुमारगुप्त प्रजापालक और न्यायप्रिय सम्राट थे। उस समय भी वे राज्य के कुछ अपराधियों का न्याय कर रहे थे कि एक विशेष दूत ने दरबार में प्रवेश किया। सम्राट की जय हो, दूत ने कहा। महाराज, मैं एक विशेष और महत्वपूर्ण समाचार लेकर आया हूं। सम्राट बोले, सुनाओ। राज्य की सीमा पर नियुक्त हमारे गुप्तचरों ने खबर दी है कि हिमालय पर्वत के दूसरी ओर हुणों की एक बहुत बड़ी सेना भारत पर आक्रमण करने के लिए एकत्रित हो रही है, दूत ने बताया। इस समाचार से सम्राट के माथे पर बल पड़ गए। दरबारी भी कुछ सिहर से उठे, क्योंकि हुणों की निर्ममता और बर्बरता के कई किस्से उन्होंने सुन रखे थे। उस समय भारत में सबसे बड़ा राज्य मगध का ही था। वीरता, पराक्रम, वैभव, अतुल संपदा, सभी दृष्टि से वो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वोपरि था। इसी कारण हुणों का ध्यान सहज ही उस ओर आकर्षित हुआ था। दूत से ये समाचार पा सम्राट अपने मंत्रियों को लेकर मंत्रणा कक्ष में चले गए, जो दरबार के विशाल कक्ष के एक कोने में स्थित था। हुणों के आक्रमण का सामना किस तरह किया जाए और उनके आक्रमण को किस तरह विफल बनाया जाए, इसी पर सम्राट अपने मंत्रियों और सेनापतियों से विस्तृत चर्चा करने लगे। इसी समय सम्राट का 15 वर्षीय वीरपुत्र स्कंदगुप्त दरबार में आया। दरबारियों से सारी बातें सुनकर वो सीधे मंत्रणा कक्ष में पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने कहा, पिताजी, मैं जाऊंगा हुणों से युद्ध करने। सम्राट और वहां उपस्थित सभी लोगों ने अचरज से उसे देखा। मुझे दरबार में सारी बातें मालूम हो चुकी है, स्कंदगुप्त ने कहा। पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए, पर हुणों से युद्ध करने मैं अवश्य जाऊंगा। तब सम्राट गुप्त ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हुण बहुत पराक्रमी और निर्दयी होते हैं। वे अधर्म पूर्वक छिपकर भी लड़ते हैं और उनकी संख्या भी अधिक है। उनसे लड़ना तो साक्षात मौत से लड़ना है। लेकिन युवराज स्कंदगुप्त ऐसी बातों से विचलित होने वाला नहीं था। सीना तान कर उसने कहा, पिताजी, देश और धर्म की रक्षा के लिए मर जाना तो वीर क्षत्रिय के लिए बड़े मंगल की बात है। अगर वे साक्षात मौत हैं, तो मैं मौत से लड़ूंगा और अपने देश को क्रूर शत्रुओं के हाथों लूटे जाने से बचाऊंगा। सम्राट कुमारगुप्त, बड़े बूढ़े मंत्री और सेनापतियों ने स्कंदगुप्त को हर तरह से समझाया, किंतु स्कंदगुप्त अपने इरादे से टस से मस न हुआ। तब सम्राट ने उसे युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। आतताई हुणों से अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु
मगध के लगभग सभी वासियों ने अस्त्र उठा लिए थे। देखते देखते 2 लाख सैनिकों की विशाल फौज कूच करने को तैयार हो गई। स्कंदगुप्त ने पिता के पैर छुए तो पिता ने उसे हृदय से लगा लिया। माता ने उसका माथा चूमकर उसे विजयी होकर लौटने का आशीर्वाद दिया। पाटलिपुत्र यानी पटना से सेना चल पड़ी। पंजाब पार कर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर वे सैनिक चढ़ गए। भयानक सर्दी, शीतल हवा और बर्फ के तूफान भी उन्हें आगे बढ़ने से न रोक सके। हूणों ने दूसरे देशों पर आक्रमण करने में हमेशा खुद से पहल की थी। कोई आगे बढ़कर उन पर आक्रमण कर सकता है, इसकी उन्होंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। पर जब उन्होंने देखा कि हिमालय की ढाल पर से एक बड़ी भारी सेना उन पर आक्रमण करने उतर रही है, तो पहले तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। फिर मुकाबला करने के लिए वे भी आनन फानन में तैयार हो गए। उन्हें सबसे अधिक अचरज इस बात का हो रहा था कि उस पर्वत से उतरती विशाल सेना के आगे एक छोटी अवस्था का बालक घोड़े पर बैठा एक हाथ में नंगी तलवार थामे आ रहा है। वो स्कंदगुप्त था। पर्वत की तराई से नीचे उतरकर मैदानी धरती पर कदम रखते ही स्कंदगुप्त ने ललकार कर अपने सैनिकों को दुश्मनों पर टूट पड़ने का आदेश दिया। भीषण युद्ध आरंभ हो गया। सैनिकों ने मरते दम तक मातृभूमि की रक्षा की कसम खाई थी, इसलिए वे दुगने जोश से लड़ रहे थे। युवराज स्कंदगुप्त के शरीर में मानो बिजली प्रवाहित हो गई थी। वो जिधर से निकलता शत्रुओं को मार काट कर ढेर लगा देता। युवराज और जोशीले सैनिकों की भयंकर मार से थोड़ी ही देर में हूणों की हिम्मत टूट गई। वे युद्धस्थल में इधर से उधर भागने लगे और थोड़ी ही देर में पूरी हूण सेना भाग खड़ी हुई। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर युवराज स्कंदगुप्त जब हिमालय पार कर भारत वापस लौटा तो जगह जगह उसका और उसके विजयी वीर सैनिकों का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। हर गांव, कस्बे, नगर में बंधनवार लगाए गए, उनकी मंगल आरती उतारी गई और उनका लाखों लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर अभिनंदन किया। मगध में तो राजधानी से 5 कोस तक का मार्ग सजाया गया था। विजयोल्लास का उत्सव 7 दिनों तक दीपावली की तरह मनाया जाता रहा। यही युवराज स्कंदगुप्त आगे चलकर भारत के सम्राट हुए। आज के ईरान और अफगानिस्तान तक उन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इनके जैसा पराक्रमी वीर भारत को छोड़कर दूसरे देश के इतिहास में मिलना कठिन है। इन्होंने दिग्विजय कर अश्वमेध यज्ञ भी किया था। वीर और पराक्रमी तो वे थे ही, धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय सम्राट के रूप में भी इन्हें प्रसिद्धि मिली। आदर्श बालकों की अमर कथाएं। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।